समक्ष एकेडमी में आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम आर्टिकल नंबर 50 करेंगे यहाँ पर, यानी कि 50 करेंगे, जो कि कंपटीशन का पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्योंकि ये भारत सरकार को या फिर भारत को दो कैटेगरी में डिवाइडेशन करता है, यानी कि जो कानूनी प्रक्रिया है वो कैसे चलेगी और किस किस काम यानी कि कौन कौन बॉडी है जो कि पूरे भारत को चलाएंगे, इसके बारे में बेसिकली बात यहाँ पर की जाएगी। इसलिए आर्टिकल नंबर 50 बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा सा हम इसको समझते हैं और गहराई तक समझते हैं, बेसिकली ये कहना क्या चाहता है। चलिए आर्टिकल नंबर 50 की पहले हम भाषा समझ लेते हैं, ये कहना क्या चाहता है। उसकी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भाषाएं दी गई, यानी कि जो लिखा हुआ है, उसके बारे में बेसिकली हम पहले समझते हैं। क्या कहा गया है? राज्य की सेवाओं में न्यायपालिका, जुडिशियरी, न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी को कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव अलग करने के लिए कदम उठाएगा। यानी कि राज्य की जो भी सेवाएं वो क्या करेगा? राज्य की जो भी सेवाएं राज्य का यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को बेसिकली अलग अलग कार्य करने के लिए प्रयास करेगा। यानी कि दोनों बॉडी को अलग अलग कहीं ना कहीं रखा जाएगा। ये किसकी जिम्मेदारी आएगी? राज्य की जिम्मेदारी की कैटेगरी में ये गया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसे भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना और शासन में पारदर्शिता लाना। यानी बेसिकली इस आर्टिकल का उद्देश्य क्या है? न्यायपालिका को अलग रखना और जो भी कार्य करते हैं उसकी पारदर्शिता बनाए रखना। कहीं ना कहीं इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव या फिर उद्देश्य निकल कर आता है, क्योंकि अलग अलग दोनों बॉडी अलग अलग रहेंगी तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के में क्या इंटरफेयर नहीं होगा, जिससे क्या है जो भी कार्य शासन के जो भी कार्य हैं वो सुचारू रूप से चल सकेंगे। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव निकल के सामने आता है। थोड़ा सा और हम समझते हैं। अब अनुच्छेद 50 का महत्व क्या है, यानी कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंस है, इसको भी हम समझ लेते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि ये क्या कहता है? न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, इस पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है, आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। जो भी आप कार्य करें निष्पक्ष होकर कार्य करें, किसी भी तरह किसी के दबाव में आके आप कार्य न करें। इसको भी समझते हैं। न्यायपालिका को कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त रखना है, यानी कि न्यायपालिका क्या करे, जो भी कार्यपालिका है उसके प्रभाव में आके कहीं ना कहीं कुछ भी निर्णय ना दे। क्योंकि न्यायपालिका क्या है? एक जुडिशियली बॉडी है, उसमें जितने भी जज होते हैं वो सभी आते हैं। और कार्यपालिका क्या है? प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर और जितने भी कार्यपालिका की जो भी बॉडी है वो सभी मिलके आ जाते हैं। यानी कि कार्यपालिका के प्रभाव में आके न्यायपालिका अपना निर्णय ना बदले, इसलिए दोनों बॉडी को कहीं ना कहीं अलग रखने की पूरी तरह कोशिश की गई है। शक्ति पृथक्करण, संविधान के सिद्धांतों या सेपरेशन ऑफ पावर को मजबूत करना। यानी कि जो भी शक्ति है, जो संविधान की जो भी पावर है, दोनों को अलग अलग रखना है। ऐसा नहीं है दोनों को शक्तियों का आपस में टकराना नहीं है, अपने अपने अधिकार क्षेत्र में दोनों लोग कार्य करें और बेहतर तरीके से करें। ये बेसिकली संविधान कहना चाहता है या उसकी मंशा है। और देखते हैं क्या है? निष्पक्ष न्याय प्रणाली, यानी संविधान क्या और चाहता है? निष्पक्ष न्याय प्रणाली हो, किसी भी तरह का कोई इसमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो, या फिर किसी भी तरह कोई भी बॉडी, भारत सरकार की कोई भी बॉडी किसी बॉडी पर प्रभाव ना डाले। बॉडी का यहाँ पर मतलब है एजेंसियां, जैसे न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये दोनों तरह पूरी तरह स्वतंत्र है। यानी कि किसी भी तरह कोई एक दूसरे प्रभाव ना डाले, भले ही वो एक दूसरे के विभागों में जाके डिसीजन दे, लेकिन किसी के प्रभाव में आके डिसीजन को बदले ना और निष्पक्ष रूप से अपना कार्य जो है उसको करें। न्यायाधीशों पर राजनीतिक दबाव कम करता है, यानी कि जो भी न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति में कहीं ना कहीं राजनीतिक जो उठापटक है या फिर राजनीतिक जो हलचल है उसको कम करने की पूरी तरह कोशिश की गई है। पारदर्शिता
और जवाबदेही सरकारी अंगों के बीच संतुलन बनाए रखता है। यानी कि पारदर्शिता, यानी कि किसी भी तरह की ऐसा मतलब पारदर्शिता का यहाँ पर मतलब उन्होंने बताया किसी भी तरह कोई किसी में इंटरफेयर ना होना चाहिए, बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए, जो है सो है, बिल्कुल सच है तो है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। और जवाबदेही, जवाबदेही का यहाँ पर मतलब है सरकार जवाबदेही है, आपको जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कुछ भी कोई भी गलत कार्य हो रहा हो आप चुपचाप बैठ गए, ऐसा नहीं कर सकते आप, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। भाई क्यों हो रहा है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको ये बताना पड़ेगा कि ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे क्या कारण है, वो भी आपको बताना पड़ेगा। सरकारी, और दूसरा क्या है, सरकारी अंगों के बीच संतुलन बनाए रखना है, यानी सरकार की जितनी भी बॉडियां हैं उनके बीच कहीं ना कहीं संतुलन की बात यहाँ पर की गई है, और उनमें निष्पक्ष रहने की सबसे बड़ी बात यहाँ पर की गई। इसलिए कहा गया है न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों को अलग रखा गया है। कोई भी किसी भी तरह के आप ना उनके मामले में हस्तक्षेप करें ना आप, भले ही आप एक दूसरे के उसमें एक दूसरे के विभागों में कार्य करें, लेकिन सच्चाई और निष्पक्ष रूप से आप कार्य करें। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, उसको भी हमें समझने की बहुत जरूरत है। क्या एग्जाम्पल है? कॉलेजियम प्रणाली, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा, जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो भी जज होते हैं उनकी नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से होती है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका की भूमिका सीमित है। यानी कॉलेजियम सिस्टम से क्या है, हमारे सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के जो भी जज होते हैं उनकी नियुक्ति होती है, उसमें जो भी क्या कार्यपालिका होती है उनके कुछ सीमित है। भले ही कार्यपालिका उनको थोड़ा सा फोर्स करती है कि आप इनको करें, लेकिन सीमित उनका इंटरफेयर है, ज्यादा नहीं है। यानी कि पूरी तरह जिम्मेदारी कॉलेजियम सिस्टम के आती है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी जज की नियुक्ति होती है कॉलेजियम सिस्टम के अकॉर्डिंग ही होती है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या बनता है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने NJAS राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करता था। यानी कि 2015 का मामला है, उसमें क्या है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया था, जिसके अकॉर्डिंग क्या सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज थे उनको नियुक्ति करने की एक प्रक्रिया की गई थी। लेकिन क्या कॉलेजियम सिस्टम ने कहा कि ये गलत है, कहीं ना कहीं हमारी स्वतंत्रता पर कहीं ना कहीं ये पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। उस टाइम से इसे पूरी तरह क्लोज कर दिया गया है। चौथा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है न्यायाधीशों का स्थानांतरण और पदोन्नति। इसमें सरकार की भूमिका को न्यूनतम होती है, जिससे निष्पक्षता बनी रहती है। यानी कि न्यायाधीश, जितने भी न्यायाधीश है उनकी पदोन्नति या फिर उनका ट्रांसफर, इसमें सरकार की भूमिका नाम मात्र की होती है। ज्यादातर भूमिका किसकी होती है? ओनली कौन करता है? कॉलेजियम सिस्टम करता है, जिससे क्या है जो भी उनका कार्य है उसमें कहीं ना कहीं निष्पक्षता बनी रहती है, जिससे किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होता है, जिससे क्या आर्टिकल नंबर 50 का पूरी तरह पालन होता है। अब इसमें इसका क्या है, इम्पैक्ट क्या देखने को मिला, यानी कि आर्टिकल नंबर 50 का इम्पैक्ट एट ए प्रेजेंट टाइम क्या देखने को मिल रहा है, वो भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। न्यायपालिका ने कई महत्वपूर्ण फैसले जैसे केशवानंद भारती केस, मंडल आयोग केस स्वतंत्र रूप से दिए। यानी कि न्यायपालिका ने इससे क्या किया, जो केशवानंद भारती केस था, बहुत ही फेमस केस है, आप यूट्यूब पे भी इसको दे सकते हैं और आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। और मंडल आयोग, ये भी दो, ये भारत के दो महत्वपूर्ण फैसले थे, इन पर पूरी निगाहें टिकी हुई थी कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो इस बार भी उन्होंने क्या है, जो कॉलेजियम सिस्टम के अकॉर्डिंग जिन जजों की नियुक्ति हुई थी उन्होंने किसी भी तरह की कोई पक्षपात नहीं किया, पूरी तरह फैसला दिया और निष्पक्ष होकर न्याय किया। ये क्या है, आर्टिकल नंबर 50 का इम्पैक्ट देखने को आया। दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर क्या करता है, सरकारी हस्तक्षेप के बिना न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। यानी बिना सरकारी हस्तक्षेप के यहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, जिससे क्या पक्षपात की पूरी तरह भूमिका बनी रहती है। ये भी इम्पैक्ट देखने को सामने आया। तीसरा पॉइंट है हमारा, संविधान के मूल ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर की रक्षा होती है। यानी कि संविधान का मूल ढांचा है, उस बेसिक स्ट्रक्चर है, उसकी कहीं ना कहीं यहाँ पर रक्षा होती है, जिससे क्या है, कार्य क्या है, सुचारू रूप से चलता रहता है और किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट
नहीं होती है। जो भी उसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो बना ही रहता है कंटिन्यू। अब लास्ट में हमारा आता है कंक्लूजन। बेसिकली हम सभी आर्टिकल है उनके कहीं ना कहीं कंक्लूजन जरूर देते हैं। इसी आर्टिकल का भी यहाँ पर हम कंक्लूजन या फिर निष्कर्ष करने की पूरी तरह कोशिश करते हैं। देखते हैं इसमें क्या कहते हैं। अनुच्छेद 50 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण और नीति निर्देशक सिद्धांत है। या ये क्या क्या कहता है, अनुच्छेद 50 डीपीएसपी के अकॉर्डिंग आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, जो न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण पर जोर देता है। क्या कहता है आर्टिकल नंबर 50 क्या कहता है कि जो न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अलग अलग रहे। ऐसा नहीं है दोनों एक दूसरे में मिल जाए, कार्यपालिका अपना अपना काम करे और न्यायपालिका अपना काम करे, पूरी तरह पृथक्करण रहे और दोनों पूरी अपनी निष्ठा और ईमानदारी से कहीं ना कहीं काम करें। ये आर्टिकल नंबर 50 का मेन ऑब्जेक्टिव है। और क्या है, यह न्यायपालिका स्वतंत्रता, पारदर्शिता और शासन में संतुलन सुनिश्चित करता है। यानी कि न्यायपालिका स्वतंत्रता है और पारदर्शी रहे और संतुलन भी बनाए रहे साथ में। बेसिकली ये आर्टिकल कहना चाहता है। जैसे केस एनजेएस केस जैसे उदाहरण से स्पष्ट है कि भारत में न्यायपालिका की स्वायत्तता बनाए रखना कितना आवश्यक है। हालांकि यह एक कानूनी बाध्यता लीगल इन्फोर्समेंट नहीं है, लेकिन यह शासन प्रणाली को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि आर्टिकल नंबर 50 किसी भी तरह के लॉ के द्वारा फोर्सेबल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं शासन के अंदर ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यानी कि आर्टिकल नंबर हमारा बेसिकली कहना क्या चाहता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग रहे, दोनों की जो इम्पोर्टेंस कार्य है वो अपने अपने क्षेत्र में करते रहे और भारत की जो शासन व्यवस्था है उसको बनाए रखें और कंटिन्यू इसी तरह भारत का जो शासन है वो चलता रहे। आई होप आर्टिकल नंबर 50 आपको समझ में आया होगा। इसी और ऐसे ही आर्टिकल आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। समक्ष अकेडमी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।